सभी छात्र छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज हमारा डे है 9 और 9वें दिन हम क्या सीखने जा रहे हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले हम सीखेंगे आज लेट्स और लेटर्स का यूज। इंग्लिश में लेट्स और लेटर्स हम क्यों लगाते हैं, हिंदी में किस पर्पस के लिए, किस अर्थ के लिए हम लेटर्स और लेट्स, एक ही बात है, लेटर्स कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म उसका जो है लेट्स है, इसे शॉर्टेड फॉर्म मत कहिएगा। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब होता है when we omit a letter and we put apostrophe। जब हम किसी एक लेटर को omit कर देते हैं और फिर एक apostrophe लगा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर LET और फिर ये apostrophe लग गई है, यहाँ पर हमने U लेटर जो है वो apostrophe से रिप्लेस कर दिया है। ये लेटर्स का लेट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ओके, तो लेट्स और लेटर्स का यूज सीखेंगे हम। फिर हम सीखेंगे कुछ निषेधात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हम नेगेशन बताते हैं, मतलब कि हमारा कहने का है, जैसे हम मनाही बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको, ठीक है, यहाँ पर बैठने की अनुमति नहीं है या आपका बैठना यहाँ पर मना है, तो इस चीज को, फूल तोड़ना मना है, कचरा फेंकना मना है, इस दीवार पर पोस्टर लगाना मना है। ऐसे संदर्भ और तात्पर्य के लिए हम इंग्लिश में प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं। तो प्रोहिबिटेड टू जो एक फ्रेज है उसका इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना है ये हम देखेंगे। 3 नंबर पर आज हम सीखेंगे वुड यू माइंड प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का स्ट्रक्चर, इसके हिंट्स, कौन से इंग्लिश सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम वुड यू माइंड लगाएंगे। ये फ्रेजेस आपको डायरेक्ट रटनी ही है, मतलब दिमाग में बना लेनी है। जैसे प्रोहिबिटेड टू है, वुड यू माइंड है, और वुड यू माइंड के बाद आपको आईएनजी लगा देना है। कोई टेंस, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। चौथा स्ट्रक्चर आज हम सीखेंगे हेड वेटर। ये हेड वेटर का यूज क्या है, तो ये हेड वेटर जो है वो किस पर्पस के लिए आता है, कौन से ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिनमें आप हेड वेटर का यूज करते हैं और क्यों, कब, कैसे करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। हेड वेटर का यूज, वुड यू माइंड का यूज, प्रोहिबिटेड का यूज, लेट्स का यूज, ये सारे इम्पेरेटिव स्टेटमेंट के अंतर्गत ही आएंगे। यह इम्पेरेटिव स्टेटमेंट का पार्ट 2 है वीडियो। और हम सीखेंगे व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट का यूज, कि व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने 9वें दिन की शुरुआत शुरू करते हैं लेट्स या लेटर्स के यूज से। देखिए कब आपको लेट्स और लेटर्स से वाक्य बोलना है। बड़ा साधारण है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब आप हिंदी में आओ और आइए शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं, आओ और आइए शब्द से तात्पर्य है जब हम किसी को कोई कार्य करने का प्रपोजल या प्रस्ताव देते हैं। जब हिंदी के वाक्य में शुरुआत में आओ और आइए शब्द मिलते हैं, ऐसे वाक्यों में किसी को प्रस्ताव देने का बोध होता है, अतः ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में लेटर से शुरू करके बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी को किसी कार्य का प्रस्ताव देते हैं तो हम वहां पर लेटर्स या लेट्स का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रस्ताव कैसे देते हैं, ये प्रस्ताव हिंदी में देते हैं आओ और आइए कहकर। सबसे अच्छा वाक्य जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, आपने देखा होगा केबीसी, अमिताभ बच्चन साहब को देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति में, वो क्या कहते हैं, आइए खेलते हैं केबीसी तृतीय, आइए खेलते हैं केबीसी तृतीय। मतलब यहाँ पर अमिताभ बच्चन प्रस्ताव दे रहे हैं, जो उसमें सामने पार्टिसिपेंट्स बैठा है केबीसी वाला उसको। तो अब वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, आपने सुना भी होगा, लेट्स प्ले केबीसी थर्ड, और तालियां बज जाती हैं। तो इस सेंटेंस से आप आसानी से लेट्स और लेटर्स का यूज याद रख सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। देखिए आप जितना लैंग्वेज को प्रचारित और प्रसारित करेंगे, आप जितना बोलेंगे आप उतना सीख जाएंगे। आप कभी ये मत सोचा करें कि जो मैंने जान लिया है वो मैं अपने अंदर ही रखूं, आपको इसको बताना है। जितना आप बताओगे उतना आप सीखोगे। द मोर यू टेल द मोर यू लर्न,
यानी जितना आप बताओगे उतना आप सीखोगे। ये प्राकृतिक नियम है, ये मैं कोई नियम नहीं बता रहा हूँ। तो लेट्स कब लगाना है? जब हिंदी के शब्दों में आओ और आइए शब्द हो। सेकेंड से इस स्ट्रक्चर को देखिए कैसे लिखते हैं। लेट्स या लेटर्स का प्रयोग कर लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। हमारे अभी जो 7वें 8वें और 9वें दिन का वीडियो है, ये पूरा फोकस और नोटिस करता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सारे प्रयोगों पर, जिसमें इम्परेटिव भी एक उसका भाग है। लेट्स और लेटर्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना। सेंटेंस आइए खेलते हैं, केबीसी। थर्ड, अब देखिए खेलते हैं, ते हैं आगे तो आपके दिमाग में टेंस चलने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। नहीं, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, वास्तव में ये किसी का प्रपोजल है। ठीक, कोई भी हमें प्रपोजल दे रहा है, कौन बनेगा करोड़पति खेलने का। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स प्ले केबीसी। थर्ड, आओ चाय पी लें, हम लोग बाजार जा रहे हैं। हमारे दोस्त ने मुझसे कहा, मेरे दोस्त हैं कमलेश सर, तो कभी कभी हम लोग बाजार से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, जब छुट्टी होती है तो वो कहते हैं आओ यार नेमा जी चाय पी लें। तो आओ नेमा जी चाय पी लें, तो अब ये क्या कह रहे हैं सर हमसे? हमसे सर कह रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं चाय पीने का, और हम हिंदी में उसको कैसे यूज करते हैं? आओ या आइए। अब आओ का मतलब कम नहीं कहना, आओ का मतलब आपको कुछ नहीं कहना है, आओ और आइए से आपको ये बोध होना चाहिए। देखिए लैंग्वेज को समझिए ज़्यादा, बजाय ट्रांसलेशन करने के। ट्रांसलेशन भी होता है, लेकिन सारी बातों का ट्रांसलेशन नहीं होता। कुछ बातों को समझा जाता है और फिर ट्रांसलेट किया जाता है। आओ चाय पी लें, तो ये बाकी में लिखा है लेट्स टेक या हैव अ कप ऑफ टी। मैंने यहाँ अ कप ऑफ टी इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर लिखेंगे लेट्स टेक अ टी, तो टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे ए नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करने के लिए कप ऑफ लगाना जरूरी है। अनकाउंटेबल संज्ञाओं के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश में समझ लीजिए। लेट अस इज अ फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब एक से ज्यादा शब्द। इंग्लिश में मोर देन वन वर्ड, यानी एक से ज्यादा शब्द फ्रेज कहलाते हैं। जैसे मेरा नाम मनीष है, तो मनीष एक वर्ड है, और अगर मैं कहूँ मनीष नेमा, तो ये एक फ्रेज हो गई, क्योंकि अब कितने शब्द हो गए? 2। मैं मनीष कुमार नेमा कहूँ तो भी ये फ्रेज हो गई। बहुत साधारण से समझिए फ्रेज का। जैसे मैंने कहा इवनिंग, इवनिंग मतलब क्या होता है? इवनिंग मतलब होता है शाम। अब मैंने कहा इन द इवनिंग, तो एक वर्ड इन हो गया, दूसरा द हो गया, तीसरा इवनिंग हो गया, और इन द इवनिंग एक फ्रेज हो गई। यानी मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज इन इंग्लिश। इसी तरह लेट एक शब्द है और अस उसमें जुड़ने वाला दूसरा शब्द है, तो लेटस एक फ्रेज है जिसे लेट्स भी कहते हैं। अब लेटस इज अ फ्रेज यूज्ड टू सजेस्ट और प्रपोज एन एक्शन और एक्टिविटी। लेटस एक ऐसी फ्रेज है जो उपयोग की जाती है किसी को सुझाव देने के लिए, या फिर प्रपोज यानी प्रस्ताव देने के लिए किसी एक्शन का। इट इज ऑफन यूज टू मेक अ सजेशन, ये इसका अक्सर उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑफन का प्रयोग है अक्सर, इसका अक्सर उपयोग किया जाता है मेक अ सजेशन और टू इनवाइट समवन, किसी सुझाव को बनाने के लिए, सॉरी, और या तो किसी को इनवाइट करने के लिए, टू डू समथिंग टुगेदर, एक साथ कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो टू पार्क, आओ पार्क चले, मीन्स आई सजेस्ट दैट वी गो टू पार्क टुगेदर। सॉरी, यहाँ शुड लगना चाहिए, वी शुड गो टू पार्क टुगेदर, हमें पार्क चलना चाहिए, ये मैंने प्रस्ताव रखा। जैसे मैंने कहा, आपने देखे होंगे पिक्चर्स वगैरह या आपने शोज देखे होंगे, तो उसमें रियलिटी शोज में कहते हैं वो, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ये पूरी एक फ्रेज है, इसको टेंस में नहीं ले जाना। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक वी विल मीट अगेन, डोंट गो एनीवेयर। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत, हम आपसे वापस मिलते हैं। तो इतना आसान होता है इंग्लिश को समझकर बोलना। यदि आप रट लेते हैं तो रटने से कुछ नहीं होता। सो यू हैव नॉट टू क्लेम द लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, एंड व्हेनेवर यू स्पीक, सो जस्ट हैव
Just have the sense of the language in your mind and manipulate all the sentences in a proper order. इसको ट्रांसलेशन, हर चीज का ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, कुछ बातों को समझ के ट्रांसलेट करना है। द फ्रेज लेटस इज कॉमनली कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट्स। देखिए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड किया जाता है इसको लेट्स कह करके इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल्स देखिए लिखा है हम चले, तो जैसे हम किसी को कहते हैं अच्छा हम चले तो लेट्स गो। अब मेरे साथ 2 4 10 लोग हैं, तो हमने सबने अपना काम कर लिया, अब हम कह रहे चलो भाई अब अपन चले। हम लोग ऐसा बोलते हैं अपन चले क्या, तो ये क्या हो गया लेट्स गो। चलो हम साथ में काम करते हैं, हम किसी काम को करने का प्रस्ताव रख रहे हैं और पूरी टीम से रख रहे हैं, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। समझिए लेट्स का यूज कहाँ हो रहा है, रटिएगा मत, नहीं तो आप ऐसा रट लो कि हम चले को कहते हैं लेट्स गो। नहीं, आपको लिखना समझना और बहुत अच्छे से बोलना है। हमसे मिलकर पार्टी करेंगे, लेट्स हैव अ पार्टी टुगेदर, यानी आओ हम मिलकर पार्टी करें। चलो हम सब एक नई भाषा सीखें। कितना अच्छा सेंटेंस है, लेट्स लर्न अ न्यू लैंग्वेज टुगेदर, लेट्स लर्न अ लैंग्वेज टुगेदर। आओ हम सब मिलकर एक नई भाषा सीखें। हम सब मिलकर दोस्तों को सपोर्ट करेंगे, यानी हम किसी को प्रस्ताव रख रहे हैं किसी काम करने का। अब यहाँ धागे की आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी फ्यूचर में बोलो लेट्स सपोर्ट अपर, लेट्स सपोर्ट और फ्रेंड्स टुगेदर, ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। चलिए तो आपने लेट्स का यूज सीख लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर, दूसरे स्ट्रक्चर पर। 8वें नंबर का स्ट्रक्चर है, यहाँ मैंने नंबर डाले हैं। 6 नंबर तक के स्ट्रक्चर आपने 8वें दिन के वीडियो में सीखे थे, 7वें नंबर के स्ट्रक्चर से आप सीख रहे हैं 9वें दिन के वीडियो में। चलिए अब हम चलते हैं 8वें स्ट्रक्चर पर। अगर आपको हिंदी में मना है, वर्जित है, निषेध है या अनुमति नहीं है, ऐसे हिंदी वाक्य मिलते हैं और आपको बोलना पड़ते हैं, तो इसमें कोई टेंस वेंस नहीं, आप एक फ्रेज का यूज कीजिए। और वो फ्रेज मैं बता चुका हूँ, आप पिछला स्किप करके वीडियो देखिए। फ्रेज का मतलब प्रोहैबिटेड टू, याद रखिए प्रोहैबिटेड टू, प्रोहैबिटेड टू, प्रोहैबिटेड टू। कुछ चीज़ों को ऐसे ही आप दिमाग में मन में बिठा के रखा करो। प्रोहैबिटेड टू का मतलब होता है कोई चीज़ मना करना। कैसे करना, देखिए आपको हर वाक्य जो मना है, वर्जित है, निषेध है, अनुमति नहीं है, ऐसे बोले जाए तो उन्हें 2 तरीके से हम इंग्लिश में बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इट लगाइए, इज एम लगाइए। यदि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाए तो वॉज पर लगा दीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से तात्पर्य है था, थी, थे पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से तात्पर्य है इज एम आर यानी है, हो से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से तात्पर्य है गा, गी, गे से यानी विल बी से। तो यहाँ पर आप मेंटेन कर लीजिएगा जैसे आपको वाक्य बोलना है। इट लगाएंगे, इट के साथ इज एम आर। अब आपको मालूम है इट के साथ इज आता है, एम आर तो आता ही नहीं, तो आप इट के साथ सीधा इज याद कर लीजिए, इट के साथ सीधा वॉज याद कर लीजिए, इट के साथ सीधा वी भी याद कर लीजिए, तीनों कंडीशन में। फिर आप रख देंगे प्रोहैबिटेड टू फ्रेज को, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यही तो हम सीख रहे हैं। और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप जिस एक्शन को मना करने जा रहे हैं उस एक्शन को आईएनजी फॉर्म से लिख लीजिए। उदाहरण अभी दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एज एम आर लगा दीजिए, ठीक है। तो फिर एक बार एम आर की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। मैंने लिख इसलिए दिए क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि प्रेजेंट टेंस में केवल इज होता है, इज एम आर तीनों होते हैं, लेकिन हमें किसका यूज करना ये हम नाउन को देखकर पता करते हैं। अब चलते हैं, आईएनजी के बाद इज लगाएंगे, फिर प्रोहैबिटेड लगाएंगे, अब टू नहीं लगाएंगे, प्रोहैबिटेड लगाएंगे या नॉट अलाउड लगा देंगे या नॉट परमिटेड लगा देंगे बस, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये दूसरा तरीका है, जो तरीका आपको आसान लगता है। विच वे इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यू, यू कैन यूज एज पर योर कंफर्ट। आप अपने आराम के अनुसार यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा है पहला सेंटेंस, इट इज प्रोहैबिटेड टू स्मोक हियर। इट इज प्रोहैबिटेड टू स्मोक हियर का सीधा हिंदी अर्थ है यहाँ धूम्रपान करना मना है। आप बाजारों में जाते हैं, आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, तो आपको ऐसे नोटिस लगे हुए मिलते हैं, धूम्रपान करना मना है। लिखा है यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है। अब हम इट से वाक्य शुरू करेंगे। इट इज प्रोहैबिटेड टू स्टिक, स्टिक यानी चिपकाना। इट इज प्रोहैबिटेड टू स्टिक द पोस्टर हियर। जैसे आप बगीचे में गए, वहां लिखा है फूल तोड़ना मना है,
तो इट इज प्रोहिबिटेड टू, फूल तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना ब्रेक कहलाता है। प्लग कहलाता है किसी फूल पत्ती या किसी टहनी को तोड़ना प्लग कहलाता है। इसी तरह किसी का दिल तोड़ना वो ब्रेक कहलाता है, हार्ट ब्रेक द हार्ट। तो हमें कहना है इट इज प्रोहिबिटेड टू प्लग द फ्लावर्स, यानी फूल तोड़ना मना है, बिना अनुमति के अंदर आना मना है। इट इज प्रोहिबिटेड टू कम इनसाइड विदाउट परमिशन। ओके, तो इस प्रकार से इट का यूज करके हम निषेधात्मक वाक्य भी बना सकते हैं। अगर हमें ये तरीका पसंद नहीं है, हमें इसी तरीका यूज करना है, तो आप वर्ग में आईएनजी लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर लिखा है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ हमने धूम्रपान को स्मोक कहते हैं और आईएनजी फॉर्म लगा दिया स्मोकिंग, उसके साथ इस लगा दिया, प्रोहिबिटेड लिख दिया और हियर लिख दिया। तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर भी हो सकता है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर भी हो सकता है, स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड हियर ये भी लिखा जा सकता है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण जिससे और आपका प्रोहिबिटेड टू जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट फर्म होगा, मजबूत होगा। स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द बिल्डिंग, यानी स्मोकिंग जो है, धूम्रपान जो है टोटल स्ट्रिक्टली मतलब बहुत कड़क रूप से क्या है, मना है। कहाँ पर? इनसाइड द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के अंदर। इट इज प्रोहिबिटेड, मैंने स्मोकिंग आईएनजी से बनाया, फिर इट से भी बनाया। इट इज प्रोहिबिटेड टू पार्क योर कार, सॉरी, इट इज प्रोहिबिटेड टू पार्क योर कार ऑन द साइड वॉक, यानी आपको यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, गाड़ी खड़ी करना मना है। The use of cell phones is prohibited during the exam. एग्जाम के समय मोबाइल का उपयोग करना मना है। पांचवा सेंटेंस है द सेल ऑफ एल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, यानी एल्कोहल या मदिरा का जो बिक्री है वो मना है, निषेध है। ऑन दिस स्ट्रीट, इस गली में, ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी त्योहारों के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है। इट इज प्रोहिबिटेड टू फीड द एनिमल्स इन द जू, जू यानी चिड़ियाघर में जानवरों को कुछ भी खिलाना मना है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि फीडिंग द एनिमल्स इन द जू इज नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड या प्रोहिबिटेड। द पोजीशन ऑफ वेपन्स इज प्रोहिबिटेड ऑन स्कूल ग्राउंड्स, स्कूल ग्राउंड में हथियार रखना मना है। Loud music is prohibited after 10 p.m. in this residential area. इस रहवासी एरिया में 10 बजे के बाद कोई भी लाउड म्यूजिक बजाना मना है। The use of fireworks is prohibited in this park. यानी यहाँ पर पटाखे, फायरवर्क्स को कहते हैं पटाखे, तो पटाखों का उपयोग करना मना है इस पार्क में। और 10वां अंतिम वाक्य है इट इज प्रोहिबिटेड टू लिटर इन दिस एरिया। तो इट इज प्रोहिबिटेड टू लिटर, लिटर मतलब होता है मदिरा पान करना, इस एरिया में मदिरा पान करना मना है। तो ये 10 सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें कॉपी में लिख लीजिए। जस्ट राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस इन योर कॉपी एंड डोंट क्रैम, रटना नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड द मेथड हाउ वी मेक द सेंटेंसेस इजीली व्हाई यूजिंग द फ्रेज prohibited to, or we use it in a second way, that is, firstly we place the first form of the noun verb and then we put is, and after then we use prohibited or not allowed, not permitted, and lastly we put the object, and in this manner we make the sentences. Okay, now let's go। देखिए मैंने यूज किया लेट्स का। आइए चलते हैं अब अगली स्लाइड पर, अगले स्ट्रक्चर पर। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल लर्न द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज हिंदी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें कृपा करेंगे, करेंगी मतलब लड़की के लिए, या कष्ट करेंगे या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना हो तो आप 3 तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं। पहला तरीका है वुड यू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लीज। उदाहरण मैं अभी दे रहा हूँ, आप पहले स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। यदि कृपा करेंगे
कष्ट करेंगे, ऐसे पर हमारा हिंदी वाक्य अंत होता है। तो आप वुड यू प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लीज प्लस क्वेश्चन साइन का यूज करेंगे, रिटर्न में बोलने में नहीं करेंगे। वुड यू माइंड लगाएंगे, ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन साइन लगा देंगे। वुड यू बी सो गुड या काइंड लगाकर, एज लगाकर टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं दवाई ले रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं यान, YAWN यान। सो आई एम यानी, मैं दवाई ले रहा हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। इन 3 तरीकों से आप ये वाक्य बना सकते हैं। आइए अब उदाहरण से समझते हैं। यहाँ लिखा है वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक को बंद करने का कष्ट करेंगे। महाशय, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, मैं एकाग्रता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप म्यूजिक बजा रहे हैं। तो मैं सामने वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया आप म्यूजिक को बंद करने का कष्ट करेंगे, आप म्यूजिक को बंद करने की कृपा करेंगे। इसको इंग्लिश में कहना वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द म्यूजिक, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप विंडो बंद करने का कष्ट करेंगे। इसको ऐसा भी कहते हैं, ऐसा नहीं कष्ट करेंगे आएगा तभी लिखेंगे। देखिए आप समझिए, यहाँ पर निवेदन का भाव एक बहुत सिविल और बहुत ही मेलोडियस मैनर में हो रहा है। ठीक है, अगर हमने कहा कि विंडो बंद कर दो, क्लोज द विंडो, तो लड़ाई हो जाएगी। तो किसी से लड़ाई नहीं करना, हमें बहुत पोलाइट वे में अपनी रिक्वेस्ट को बनाना है। उस पोलाइट वे में रिक्वेस्ट को बनाने के लिए आप वुड यू माइंड का यूज कर सकते हो। आप बहुत सारे वुड यू लाइक का वुड यू माइंड इफ यू डोंट माइंड का भी यूज कर सकते हैं। तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप विंडो बंद करने का कष्ट करेंगे। आगे का सेंटेंस इट इज गेटिंग कोल्ड इन हियर, मैंने अगला जोड़ा है सेंटेंस, आप पढ़ लीजिएगा। ज्यादा ठंड हो रही है इसलिए कृपया आप विंडो को बंद करने का प्रयास करेंगे। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी, क्या आप मुझ थोड़ा इंतजार करने का कष्ट करेंगे, थोड़ा इंतजार आप कर लेंगे मेरे लिए। आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स, मैं कुछ ही मिनट में आ जाऊंगा। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस हैवी बॉक्स, क्या आप इस हैवी बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करेंगे। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, अगेन आई डिडंट कैच इट अर्लियर, तो क्या आपको मेरे नाम लेने में कष्ट होगा क्या। आई डिडंट कैच इट अर्लियर। तो ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने 5 सेंटेंसेस पढ़ दिए हैं। आप इन सेंटेंसेस को बाकायदा अपने लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस से आप बिल्कुल सब कुछ याद कर पाएंगे। चलिए अगला स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है। क्रिया प्लस अच्छा होगा या उचित होगा या बेहतर होगा। इसका मायने ये है कि यदि आपको हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जिनमें लास्ट में अच्छा होगा, उचित होगा या बेहतर होगा। देखिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जो रील्स आते हैं वो भटकाते हैं, वो तरीके से नहीं बताते कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, बोलना तो सिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम सारे सेंटेंस इम्परेटिव सीख रहे हैं। ये इम्परेटिव का एक 10वां स्ट्रक्चर आप सीखने जा रहे हैं। इन 10 या 11 जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ उन सबको लिख लीजिएगा, बस इम्पेरेटिव में आपको कहीं नहीं जाना। इम्पेरेटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज बिना सब्जेक्ट के, अच्छा होगा, उचित होगा या बेहतर होगा, ऐसे हिंदी वाक्य है और उनके पहले क्रिया जुड़ी हो, जैसे उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होगा, या उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा, या उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना अच्छा होगा। कुछ भी कहो बात एक ही है। मैंने इसलिए लिख दिए सारे टेक्स्ट ताकि आप भ्रमित या आप कंफ्यूज ना हो। क्रिया लिखी हो और उसके बाद अच्छा होगा लिखा हो, उचित होगा लिखा हो, बेहतर होगा लिखा हो, तो आप आसानी से हैड बेटर का यूज कीजिए। कैसे करना है, उसके लिए आपको ही का यूज करना है। अगर मेरे लिए तो हम कहेंगे आई, यदि लिखा है यहाँ तुम्हारे लिए तो हम यहाँ लिख देंगे यू, यदि लिखेंगे उनके लिए तो हम लिख देंगे दे, और अगर लिख देंगे उसके लिए वो लड़की है तो यहाँ शी लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, हैड बेटर के पहले आपको कर्ता यहाँ पर जो भी है वो मिल जाएगा। उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होगा, ही हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट यानी परामर्श लेना या सलाह लेना कहलाता है। टेक एडवाइस भी होता है, लेकिन जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो कंसल्ट करते हैं, परामर्श लेते हैं। तो कितना सरल है कहना, देखिए ही हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होगा। मेरे लिए इंग्लिश पढ़ाना बेहतर होगा क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरे लिए इंग्लिश पढ़ाना बेहतर होगा, संस्कृत नहीं।
तो आई हैड बेटर टीच इंग्लिश नॉर। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन्हें अपनी डायरी कॉपी में लिख लीजिए और इन पर प्रैक्टिस करिए। अपने दोस्त, मित्र, भाई, बहन, जितने लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए एक कंपनी की जरूरत होती है। देयर इज अ नीड a company to learn English finally, because whenever we discuss, whenever we speak more and more, then our tongue turning system would be very strong and we will speak like a fluent speaker. Otherwise, you will feel a problem ever in your life. You had better hurry if you want to catch the train. If you better hurry, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जल्दी करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, यदि अब ये मैंने दूसरा सेंटेंस जोड़ा है, आप यहाँ तक पढ़िए। यू हैड बेटर हरी, इसका मतलब तुम्हारे लिए जल्दी करना अच्छा होगा। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, यदि आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, यू हैड बेटर बी केयरफुल, तुम्हारे लिए केयरफुल होना अच्छा रहेगा, उचित रहेगा भैया, बेहतर होगा। व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट, कब? जब आप क्रॉस करते हैं, स्ट्रीट को पार करते हैं। यू हैड बेटर स्टडी हार्ड, तुम्हारे लिए ज्यादा पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करना अच्छा होगा। इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, यदि आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं। यू हैड बेटर नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर यू लीव, तुम्हारे लिए भूलना बेहतर नहीं होगा। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट बना, यू हैड बेटर नॉट, तो यू हैड बेटर नॉट यानी हैड बेटर के बाद ही नॉट लगाना है आपको, हैड के बाद नहीं लगाना। यू हैड बेटर नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर यू लीव, तो जाने से पहले दरवाजा बंद करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, बेहतर होगा, नॉट गलत लग गया, सॉरी। यू हैड बेटर सेव सम मनी, आपके लिए अच्छा होगा कुछ पैसा बचाना, फॉर इमरजेंसी यानी आपातकाल के लिए। तो 5 सेंटेंसेस मैंने पढ़ दिए। आई हैव टॉट यू द 5 सेंटेंसेस एंड द रिमेनिंग 5 you have to speak in a very fluent manner, not by cramming. You have to memorize the method and the process, and then you have to speak. हैड बेटर का यूज, ये हैड बेटर का यूज है, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक में सिखाया जाता है, रील्स बना बना के। हैड बेटर को ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ये नहीं करना आपको। आपको प्रोसीजर से चलना है, प्रोसेस से चलना है, ठीक है, सो दैट यू विल लर्न फ्लुएंट करेक्ट इंग्लिश। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये 11 नंबर का है, जिसमें क्रिया आएगी और कैसा रहेगा, शब्द लगा रहेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, सिनेमा चलना कैसा रहेगा। जब हम किसी से किसी बात के लिए क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, सुझाव लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही यूज करते हैं। कहते हैं यार कि फलाना डॉक्टर को दिखाना कैसा रहेगा, यार बायोलॉजी लेना कैसा रहेगा, यार एक काम करो कि इंदौर चलकर घूमना कैसा रहेगा। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सुझाव ले रहे हैं। इस सुझाव लेने के लिए अंग्रेजी यूज करती है स्ट्रक्चर का, वो है व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट का। व्हाट अबाउट लगा लीजिए, हाउ अबाउट लगा लीजिए, कुछ भी एक लगा लीजिए और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ बचे उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो मतलब अदर थिंग्स, ऑब्जेक्ट। सिनेमा चलना कैसा रहेगा, तो देखिए व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट, चलना के लिए गोइंग टू सिनेमा, हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा। अब दूसरा तरीका भी इंग्लिश देती है। कभी कभी जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप कुछ सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो आपको कुछ नए तरीके मिलते हैं इसी के लिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी ये है कि आप सपोज लगाइए या सपोजिंग लगाइए, उसके बाद आपको वी लगाना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। सपोज वी गो टू सिनेमा, तो सिनेमा चलना कैसा रहेगा। ये वही बात है जो मैंने हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट से बोली है। ज्यादा ट्रेंड में, ज्यादा प्रचलन में हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट है। सपोज और सपोजिंग को आप जानने के लिए रखें। देखिए ये एग्जांपल्स जो है मैंने आपके लिए रखे। हाउ अबाउट वी गो आउट फॉर डिनर, या हाउ अबाउट के बाद वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट लिखा है, तो वो सपोज वाला स्ट्रक्चर लिखा है। यानी हम सपोज और सपोजिंग की जगह हाउ अबाउट लगा करके, वी लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। हाउ अबाउट वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, आज रात डिनर के लिए चलना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट टॉकिंग आउट, टेकिंग अ वॉक
वॉक इन द पार्क दिस आफ्टरनून, दोपहर में पार्क में वॉक करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट वी ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं कहना, रेस्टोरेंट। हाउ अबाउट वी ट्राई अ न्यू रेस्टोरेंट फॉर लंच टुडे, तो लंच के लिए नए रेस्टोरेंट में जाना कैसा रहेगा? व्हाट अबाउट गोइंग टू द बीच दिस वीकेंड, वीकेंड कहलाता है सैटरडे, जो सैटरडे होता है वो वीकेंड कहलाता है और संडे हॉलीडे होता है। ठीक, तो व्हाट अबाउट गोइंग टू द बीच दिस वीकेंड, तो इस वीकेंड में बीच पर जाना कैसा लगेगा? तो मैंने हाउ अबाउट के साथ वी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर लगाया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाउ अबाउट के बाद भी आप आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल करके वही इंप्रेशन बोल सकते हैं जो आप व्हाट अबाउट से बोलते हैं। सपोज और सपोजिंग वर्ब से भी इसे बोला जा सकता है। हाउ अबाउट वी वॉच अ मूवी, कैसा रहेगा पिक्चर देखना टू नाइट, आज इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, बाहर जाने की बजाय आज मूवी देखना कैसा रहेगा? तो ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए, बाकी के 5 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें लिख लीजिएगा और आप जब वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो देख करके जो कुछ सीखते हैं उसको कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस के तौर पर जरूर लिखा करें, ताकि मैं उनको देख करके ये जान पाऊँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप सीख रहे हैं या कि नहीं, या मुझे और कुछ सरल करने की जरूरत है। आपके सारे सुझाव, your all advices and suggestions are invited frequently in my comment box. So please, whenever you see and watch the channel, so just make the examples and post the examples in comment box so that I may estimate, I may observe that how much you are learning, क्या आप कितना सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये अंतिम स्ट्रक्चर है। देखिए, कभी कभी हिंदी में हमें ऐसे इंप्रेशन यूज करने पड़ते हैं जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं, क्या, कहाँ, कब, कैसे, और उसके बाद कोई क्रिया लगा देते हैं और वो क्रिया के बाद हम अपना वाक्य उ या एक ही मात्रा पर खत्म करते हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा। ये देखिए, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं या ना कर, ये कैसे मुश्किल आए, सुना होगा गाना आपने? तो अब उस गाने को नहीं सीखना है, क्या करूं क्या ना करूं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती, इन समटाइम्स वी फेस द सिचुएशंस इन आवर लाइफ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस को क्या करते हैं, फेस करते हैं, जिसमें ये लगता है क्या करें या क्या ना करें। तो इसे लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे इंप्रेशंस को लिखिए, किसी टेंस में नहीं जाना है। आपको साधारण सा WH वर्ड जो है वो रख लीजिए, जैसे क्या को व्हाट कहते हैं, कहाँ को वेयर कहते हैं, कब को व्हेन कहते हैं, कैसे को हाउ कहते हैं, और उसके बाद क्रिया लगा टू लगा दीजिए और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, कब आऊं, व्हेन टू कम, कैसे सीखें, हाउ टू लर्न। आप हमसे पूछते ना सर अंग्रेजी कैसे सीखें 15 दिन में, तो अब आपको इंग्लिश में कहना है तो इसको कहेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 15 डेज। सो यू कैन लर्न इंग्लिश इन 15 डेज। क्या संभव है? नहीं, संभव तो नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सारी चीज़ों को जानेंगे, इन वीडियो के नोट्स बनाएंगे और मुझसे पूछेंगे। ध्यान रखिए, एक बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो पूछता है वो सीखता है, जो सुनता है वो सहता है। यदि आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो आप मुझे सह रहे हैं। यदि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जो है इंग्लिश को जल्दी सीख जाएंगे। आज रेड क्रॉस डे है। रेड क्रॉस डे जो है ये हमारे जो ग्रेट हेनरी साहब हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक संस्था है रेड क्रॉस, उसका स्थापना दिवस भी है और साथ में उनका जन्मदिन है, उनकी याद में इसको मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस के दिन, इसकी स्पेलिंग से मैंने एक हिंदी बात तैयार की, आप सुनेंगे। रेड क्रॉस की स्पेलिंग होती है REDCROSS। तो मैंने रेड क्रॉस को कुछ ऐसे कहा है, रोज, R मतलब रोज, E मतलब एक, D मतलब दिन, रोज एक दिन, CRO मतलब करो, F मतलब सच्ची और अगले S का मतलब सेवा। तो रोज एक दिन करो सच्ची सेवा, देश के लिए करो, समाज के लिए करो, माता पिता के लिए करो, दोस्तों के लिए करो, उन सब के लिए करो जिन्हें आप जानते नहीं।
ठीक, ये रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आज रेड क्रॉस डे आपने मनाया होगा। तो अब हम इस वीडियो के अंत में जा रहे हैं। हमें अगले वीडियो में, मैंने कल कहा था, स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको सिखाएंगे। तो कल का वीडियो जो है, आज यहाँ पर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स की समाप्त हो गए हैं, और कल का जो वीडियो आने वाला है वो आपको एक नए स्ट्रक्चर को सिखाएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर को सिखाएगा। उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक, उसकी एक फ्रेज होती है। कल आपको फ्रेज सीखना है और कल से ही आपको वाक्य बोलना है। जो मैं सिखाता जा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस में लास्ट डेज हमारे आएंगे, तो मैं आपको अखबारों से, ट्रांसलेशन से सारी चीज़ों को पक्का कराऊंगा। अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, ठीक, समय समय पर धीरे धीरे मैं पोस्ट करता रहूँगा। तब तक देखते रहिए मेरे इस चैनल को और पूछते रहिए मुझसे सब कुछ हमेशा, और आप मुझसे हमेशा के लिए जुड़िए जब तक कि आप इंग्लिश नहीं सीख जाते। सभी छात्र छात्राओं को गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि, पुनः नमस्कार।